सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो तो मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी तरफ गर्दन में हाथ डाल दिया और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी जाऊंगी, मैं तुम्हारी बेटी होंगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा, माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। यह सुनकर उनकी आंखें भर आई। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेबसी और यतीमी को इससे ज़्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेले में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। यह सब बातें सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे बाप होते तो माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती, जिसके बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है, जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा दिया और बोले, अच्छा मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूं। यह कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटरसाइकिल में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों खुशी से चमक रही थी और चेहरा चांदनी सी रात की तरह खिला हुआ था। 2. सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराई और कुछ उनकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीज़ों खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसके इतने चीज़ें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुँचे और मोटरसाइकिल से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजे बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर पर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफे को उलटना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ की खिलौने चीनी की गुड़िया जरा दबाने के बाद च्यूं च्यूं करते लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़ों और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल ले थे, लेकिन मखमली जूते की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीज़ों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज़्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने में बेचैनी
थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें से ऐसे फूल कहाँ हैं, ऐसी गुड़िया जिस उसने कभी देखी भी नहीं होगी। यह इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज़ में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मणी कपड़े की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलांग भरी और उसके पैरों में लिपट गई। रुक्मणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का संजीव चित्र मालूम होती थी, उस जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी का जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चुम्मा, माँ जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतने देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमकर कर कहा, मैं मोटरसाइकिल पर बैठकर बाजार गई थी, वहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लज्जाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुँचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप नहीं न? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनके मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूँगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, लेकिन वहाँ से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें भेजूँगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाज़ा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी का निगाह उन पर न पड़ जाए। वह स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज़ है। रुक्मणी अब इस सोच में बड़ी थी कि मैं इतनी क्या खातिर तवाज़ो से करूं। उसके सेठ जी का नाम सुना था, उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार हुए चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर कभी उसके कदमों से रोशन होगा, लेकिन आज वह वक्त शुभ दिन संयोग से आया तो वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मौका दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं के किसी तरह से न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुर द्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाज़ें आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज़ में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ़ न हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊँगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूँगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने
उसका वजीफ़ा बाँध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। यह कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मणी के सामने रख दिया। करीब औरत की आंखें आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज़ उनके मन में आई थी। जब सेठ जी ने चले तो उसके दोनों हाथों में प्रमाण दिए। उसका हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है, ईश्वर आपका इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बाकी सज धज आंखें में खुशी जाती थी। उतानियों ने उसे बारी बारी से प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज़ को आश्चर्य से देखती और लचलचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की नहीं रही जो दूसरे की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से सचोचित गर्व और चंचलता टकटकती थी और उसकी जबान एक दम से लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेज़ी का जिक्र न था, कभी बाजार की दिलचस्पियों में बयान, कभी अपनी गुड़ियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। एक महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियों एक ही दर्जे के साथ साथ बढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी ने जब पूना की तरफ से निकलते हुए रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीने का सामान इकट्ठा कर देते। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली आदतों से एक खास मतलब और इरादे का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य से अपनी पाठशाला की नाक भी हाव भाव से आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आँखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट में चंचलता से मुक्त। उसने एक एकताग्रस्त भी ऊंची इरादों से पैदा होती है। स्त्रियों सोचित उत्कर्ष की मंजिलों वह धीरे धीरे तय करती है चली जाती थी। 3 सेठ जी ने बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका का और जर्मनी का यूनिवर्सिटियों की खास छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्हें सम्मान का पद प्रदान किया था। अमेरिका के अखबार में हिंदुस्तानी नौजवानों की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बम्बई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शहीद होने के लिए दूर दूर से आए हुए सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को
सेठ जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एकदम से लिए भी चैन न था। यह पहला मौका था कि उसके अपने बहुत अच्छे कपड़े बनवाने, रंगों के चुनाव में यह मिठास थी। काट छाँट के वह बफबन जिसकी उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी ने उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी। सहेली, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और उनके तरफ प्यार की जैसे वह अपनी बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व से प्रेम टपक पड़ता था। इस जलसे के लिए ठीक समुद्र के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों और समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी। गोया वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो हजारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की की जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है, जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी यह हो देश की स्त्रियां में ऐसे रत्न मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरफ की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़े की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लगाए। हालांकि वह बड़ा शिफ्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन वह वक्त दर्शन की उकट्ठता पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियां भी कतारें गड़बड़ हो गई। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर। कुछ मनमचले लोगों ने शामियाने की रस्सियों पकड़ी और ऊट पर जा लटके। कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी, कोई किसी के ऊपर गिरा तो कोई नीचे। ज़्यादा तेज लोगों ने धौल धप्पा होने लगा। तब बीन सी सुहानी आवाज़ें आने लगी। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीली राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी, जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उसके जिंदगी की हमेशा याद रखने वाली यादगारों पैदा होती जाती है। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज़ न आई। वहीं ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों की धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनकी भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। ये दोस्तों की मंडली में उनका वक्तृता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनके बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी मुश्किल से धन्यवाद कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित
स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरफ सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरे के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने ही महिलाओं की पंक्ति की ओर नज़र दौड़ाई। चुनने वाली आंखें रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के समाप्ति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाते हुए मेज पर पास आई और कांपते हुए हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले हार डाल दिया। पूरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा। तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। यह सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसकी विदा करने के लिए स्टेशन आई। चलते वक्त उसने गले मिली और बहुत कोशिश करने लगी। करने पर भी आंसुओं न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखें से देखकर कहा, मुझे यह तो ख्याल ही न रहा। रोहिणी क्या यहाँ से पूना तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम्ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौट आना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ी गई, जो इतने शब्द में न छीन सकी। अच्छा, मैं नहीं चला जाऊं वहाँ इस फिक्र में थे कि देखें विदाई का बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब तक खूब जी भरकर अपना दर्दे दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है मिटा देंगे। 4 रुक्मणी को अब रोहिणी की शादी फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में उसकी चर्चा होने लगी थी। उसकी इतनी सयानी हो गई, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बात आई। उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे, लेकिन जब रुक्मणी ने उन पैगामों को सेठ जी के पास भेजती हुई, वह वही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ। रुक्मणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रुक्मणी को मुंबई से लौटे महीने भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। पढ़ लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बम्बई से देखा है, मैं उस पर रेख गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया। हाँ, तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुजला सकूं, लेकिन इन घर का एक एक आदमी उसे आँखों की पुतली बनाकर रखेगा। जब
रहा। लड़का माँ के मुँह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन वह कह सकती हूँ कि परमात्मा ने यह जोड़ी अपनी हाथों बनाई है। सूरत में स्वभाव से लिया बिगड़ा में हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसे चाहो अपनी इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना। और ज़्यादा क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें जिनका सिलसिला बम्बई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांसों ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। 5 सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई की दृष्टि दिखाई दे रहे हैं। आज रोहिणी का शादी हुआ शुभ दिन, शाम वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारे दीवारों मुस्कुरा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूलों नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलचारण का सुहाना राग उसी रूपहली चांदनी और हल्के हल्के हवा के झोंके में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखने ही लोग हैरत में आ गए। नरोत्तम दास थे दूल्हा। मंडप में नीचे गया। रोहिणी माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैरों पर पड़ी। रोहिणी आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहाने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खूब खुशबू की लपटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलों दिमाग ताजगी सी उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे। विवाह व मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिससे वजन है, शक्ति बापतिया है, लेकिन वह वजन साथ सुख और पतियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई बलवान आत्मिक शक्ति की अनुभूति होती रही थी। जब शादी के रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मंजिश का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थककर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बागीचे के जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों में लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। हंसकर बोले, क्या अब? दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी बहुत दर्दनाक है एक गरीब बेटी की। धन्यवाद।